वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप विजिट करिएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो देखिए, जो विकल्प 3 है यहाँ पर अभाव, जो अभाव है यहाँ पर अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो जो उच्चतर है यह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं होगा, बाकी फर्राटा, अड़ियल और घुमक्कड़ ये तीनों ही देशज प्रत्यय के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है, अति इंद्रिय शब्द का आशय है। इसका आशय होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, स्वप्न का विलोम क्या होगा। तो स्वप्न का विलोम हो जाएगा जागरण, विकल्प 4 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसे बाचाल कहा जाता है, 5वें का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है 6, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाएगा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहा जाएगा मृत्युजय, तो 6 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 7, कलश का पर्याय क्या होगा। यह कलश का पर्यायवाची शब्द क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जो कुंभ है, 7वें का सही विकल्प बी कुंभ। यहाँ देखिएगा, जितने भी प्रश्न आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं ये पहले पीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप एलटी कमीशन को लीजिए, चाहे पीजीटी हिंदी को लीजिए, या कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, वहाँ पर ये महत्वपूर्ण साबित होने ही वाले हैं। अगला देखिए 4, चंद्रिका का पर्याय है। तो देखिएगा, विकल्प सी कौमुदी, चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा कौमुदी। अगला जो प्रश्न है 9, जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, जो शीघ्र या किसी बात पर युक्ति प्रस्तुत करता है एकदम, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, तो सी सही विकल्प हो जाएगा 9 का। अगला देखिए 10, उपजाऊ का विलोम होगा। तो जो उपजाऊ का विलोम हो जाएगा ऊसर, 10वें का सही विकल्प सी। आगे है 11, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सार्वभौमिक, 11वें का सही विकल्प ए। प्रश्न संख्या 12, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो प्रत्यय रहित शब्द होगा तो वो हो जाएगा अनुवाद, बाकी मर्मज्ञ, वैज्ञानिक और कृपालु ये तीनों ही प्रत्यय रहित शब्द नहीं, प्रत्यय सहित शब्द होंगे, परंतु अनुवाद ये प्रत्यय रहित होगा। अगला है आर्द्र का विलोम शब्द है। तो जो आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क, सही विकल्प बी। अगला है 14, परुष शब्द का विलोम क्या होगा। तो परुष शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। अगला देखिए 15, कुटिल का विलोम क्या है। तो जो कुटिल का विलोम ऋजु हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। तो ये कहता है समशीतोष्ण। क्या कहलाता है, समशीतोष्ण। क्या अर्थ होता है समशीतोष्ण का, जो बहुत गर्म ना हो ना ही बहुत ठंडा हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं।
ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये LT टेट के हैं, LT कमीशन के हैं, PGT हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या होगा? तो जो शब्द है अन्यमनस्क, तो इसका आशय होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। आगे देखिए 18, आवाहन का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा विसर्जन, सही विकल्प सी। जो मापा ना जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या होगा? अपरिमेय, 19 का सी सही विकल्प। अगला है 20, आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। अगला है 21, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे देखिएगा 22, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है? तो ये हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। अगला देखिए 23, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ अटका या आ पड़ा का भाव क्या होगा? भाव होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं होगा? तो देखिए जो विकल्प डी है, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, यह सत्य नहीं होगा। बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 25, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखिएगा विकल्प डी, जो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं होंगे। कौन होंगे प्रसिद्ध? कुंतक। बाकी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है, ये भी सही है। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है, तो ये भी सही हो जाएंगे। और वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध होंगे और रस के लिए भरतमुनि प्रसिद्ध होंगे। अगला देखिएगा 26, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो नावादास है इनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित रचना मानी जाती है भक्तमाल, और बल्वाचार्य हैं इनके द्वारा पुष्टिमार्ग की स्थापना की गई है। और जो नंददास है ये अष्टछाव के सखों में से एक माने जाते हैं। बाकी जो गोस्वामी गोकुलनाथ हैं इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये विट्ठलनाथ इनके पिता का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो सरहप्पा थे ये सिद्ध संप्रदाय से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे। इसी के साथ इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम विद्वान या प्रथम लेखक या प्रथम कवि भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए इसे, अर्थात इन्हें प्रथम विद्वान या प्रथम लेखक किसने कहा था हिंदी साहित्य का, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या 84 होगी। अगर आपसे ये प्रश्न बने सिद्धों में प्रथम कौन गिने जाते हैं, तो सरहप्पा ही सिद्धों में प्रथम गिने जाते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सहज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो सरहप्पा के द्वारा ही सहज संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न बने दोहा कोश किसकी रचना है, तो ये सरहप्पा की रचना ही होगी दोहा कोश। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए छोड़ूंगा, नाथों की संख्या आपने बतानी है कितनी है। सिद्धों की संख्या मैंने आपको बता दी 84। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो देखिएगा जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर ये प्रश्न आपसे बने कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल किस पुस्तक में कहा है, तो ये कहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगर ये प्रश्न बने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1929 है। अगर ये प्रश्न बने कि इस पुस्तक को किस प्रकाशक के द्वारा छापा गया था, तो ये प्रकाशन था काशी नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, इस प्रचारणी सभा के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। तो देखिएगा बाकी विकल्प भी यहाँ पर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास लिखा गया है। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, तो जो डॉक्टर नगेंद्र है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का संपादन किया गया है। और विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है किन्नर देश में या किन्नर देश की यात्रा, ये इनकी एक यात्रा साहित्य की रचना है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 29, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो जो पृथ्वीराज
पृथ्वीराज रासो है, इसके रचयिता का नाम क्या होगा? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हो जाएंगे। तो देखिएगा हाल ही में एक फिल्म आई है पृथ्वीराज, तो आपने अगर देखी होगी तो आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी कि क्या क्या इतिहास रहा है पृथ्वीराज का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछूंगा मैं, और जो जगनिक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है उसका नाम आप बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो जो खुमान रासो के रचयिता हो जाएंगे ये दलपति विजय हो जाएंगे। जो जितने भी रासो हैं इन्हें अधिकतर संदिग्ध रचना माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक तत्व कम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको राजा के आश्रय में रहकर राजा की प्रशंसा अत्यधिक तौर पर देखी जाती है। कहते हैं ना अतिशयोक्ति, यहाँ पर आपको इस प्रकार की रचना मिलेगी, रासो रचना, अतिशयोक्ति यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा 31, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो जो साहित्य लहरी होगी विकल्प बी, ये सूरदास की रचना हो जाएगी। इनकी एक अन्य रचना है जो अत्यधिक पूछी जाती है, तो सूरसागर है, वो जो सूरसागर है इन्हीं की रचना है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सूरदास के प्रभु का या आचार्य का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। अगर ये प्रश्न पूछा जाए सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, तो सूरदास की भक्ति होगी सख्य प्रकार की। आगे देखिए 32, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो जो विकल्प डी है साकेत, ये तुलसीदास की रचना नहीं होगी। तो ये किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी ये। अगर आपसे साकेत का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो ये 1931 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। बाकी देखिएगा रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास की हो जाएंगी। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न अत्यधिक पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कांडों की संख्या कितनी है? तो इसमें 7 कांड है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अवधी हो जाएगी। अगर यहाँ से देखिए ऊपर जाते हैं हम तुलसीदास जी के पास, अगर जो तुलसीदास है इनका जो आपसे प्रश्न पूछा जाए ये किस प्रकार की भक्ति की ओर विश्वास रखते थे, तो ये सगुण और निर्गुण को मिश्रित करने की ओर संकेत देते थे। वास्तव में तो ये सगुण भक्ति की ओर इशारा करते थे कि जो प्रभु श्री राम है ये इनके आराध्य थे। ठीक है, और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, तो तुलसीदास की भक्ति थी दास्य भाव की, और जो सूरदास की ये सख्य भाव की थी। और वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए अब 33, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो कबीरदास है ये संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तुलसीदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राम काव्यधारा का। अगर तुलसीदास राम काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूरदास कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो जायसी हैं ये सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी 4 धाराएं हुई हैं भक्ति काल में उन सभी का प्रतिनिधित्व कभी मैंने आपको बता दिया है, इनको आपने नोट करना है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो जो 34 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो तुलसीदास हैं ये संत कवि नहीं माने जाते। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, संत कवि उन्हें कहा जाता है जो निर्गुण भक्ति से संबंध रखते हैं, अर्थात जिनका कोई आकार या रूप नहीं होता है, जिनका जन्म नहीं हुआ होता है, उन्हें हम संत कवि कहते हैं। ये संत निर्गुण भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, जिनका निर्गुण से तात्पर्य होता है जिसका ना गुण हो, ना कार हो, ना रूप हो। ठीक है, जिसका जन्म ना हुआ हो। एक उनके मन में शब्द होता है, जैसे कबीरदास थे ये राम नाम का जप करते थे, राम नाम का। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए कबीरदास, रैदास, गुरु नानक ये तीनों ही संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगर ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो रैदास है ये किस जाति से संबंध रखते थे, तो ये चमार थे। और जो गुरु नानक का पूछा जाए कि जो गुरु नानक देव है ये किस जाति से संबंध रखते थे, ये खत्री जाति से संबंध रखते थे। अगर कबीरदास का पूछा जाए तो कबीरदास जुलाहा थे। बाकी गुरु नानक के द्वारा सिखों की स्थापना की गई थी, सिख संप्रदाय की। ये सिखों के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के रावलपिंडी में। अब देखिएगा 35, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो जो विकल्प सी है नावादास, ये सूफी काव्यधारा से संबंध नहीं रखते। बाकी मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन ये तीनों ही सूफी काव्यधारा से संबंध रखते हैं।
एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ, आपने बताना है अखड़ावट किसकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए 36, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो बताना है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है। तो देखिए जो विकल्प सी है, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध करना, ये निर्गुण काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्ति रही है। बाकी आश्रयदाता की प्रशंसा, ये किस काव्यधारा की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। वात्सल्य रस की प्रधानता किस ओर उन्मुख है। और प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये किस ओर उन्मुख करती है। अगर आपको इनकी जानकारी हो तो इनका भी आपने वर्णन करना है। मुख्यतः मैं चाहूँगा आश्रयदाता की प्रशंसा किस युग में अत्यधिक की गई है। अगला देखिए 37, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो जो पद्मावत होगी रचना, ये हो जाएगी जायसी की। तो यहाँ से भी 2-4 तथ्य आपको बता देता हूँ। पद्मावत जायसी की रचना होगी। दूसरा तथ्य ये है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा अवधी होगी। तीसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि जो पद्मावत का मुख्य पात्र कौन है। तो पद्मावत के मुख्य पात्र के तौर पर गिना जाता है पद्मावती को, रतन सेन को, नागमती को। ठीक है, ये 3-4 इसके मुख्य पात्र हैं। आगे देखिए 38, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो देखिए अष्टयाम के रचनाकार हो जाएंगे नावादास। इनकी पहली कृति कौन थी, भक्तमाल। भक्तमाल और अष्टयाम इनकी रचना मानी जाती है। अगला है 39, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। देखिए मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है 40, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ये ऊपर वाले ही गोकुलनाथ है जिन्हें हमने डिस्कस किया था पहले। अगला देखिए नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो जो नंददास हैं ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित रखते हैं। ये भी उसके अंतर्गत देखिए अष्टछाप है। अष्टछाप के 8 सखों में से एक थे नंददास। अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। अगर आपसे ये पूछा जाए अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए अष्टछाप के प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो कुंभन दास को अष्टछाप के प्रथम कवि के तौर पर गिना जाता है। अंतिम होंगे नंददास। प्रथम कुंभन दास, अंतिम नंददास। अगला देखिए सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरसागर होगी आपकी ब्रजभाषा की कृति। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किसकी रचना होगी, तो सूरदास की रचना होगी सूरसागर। तो देखिए यहाँ से एक और आपको टिप दे देता हूँ। अगर आपसे कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित रचना की भाषा पूछी जाए तो ये ब्रजभाषा रही है अत्यधिक। जो कृष्ण भक्त थे ये ज़्यादातर ब्रजभाषा में ही अपना रचना करते थे। अगला देखिए इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिएगा जो विकल्प डी है रास पंचाध्याय, ये सूरदास की रचना नहीं होगी। बाकी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही सूरदास की रचना होंगी। अगर ये प्रश्न बनेगा रास पंचाध्याय किसकी रचना है, तो ये नंददास की रचना हो जाएगी रास पंचाध्याय। अगला प्रश्न देखिएगा 44, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो जो विकल्प डी है तुलसीदास, ये कृष्ण भक्त कवि के तौर पर नहीं जाने जाते। ये किस भक्ति से संबंधित रहे हैं, तो देखिएगा मैंने बताया था ये पहले ही राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये राम भगवान की उपासना पे ज़्यादा बल देते थे। बाकी जो सूरदास है, रसखान है, कृष्णदास है, ये तीनों ही कृष्ण भक्त काव्य धारा से संबंध रखने वाले कवि के तौर पर गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 45, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे जो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था तो ये दास्य था। अगला है 46, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो जो विकल्प डी है रसमंजरी, ये तुलसीदास का ग्रंथ नहीं होगा। बाकी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये तीनों ही ग्रंथ तुलसीदास के हो जाएंगे। अगर ये प्रश्न बने रसमंजरी किसकी कृति होगी, तो ये नंददास की कृति होगी। आगे देखिए 47, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो मैंने बताया था आपको पीछे कि जो रामचरितमानस है ये एक महाकाव्य है और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। बाकी विकल्पों की ओर हम जाते हैं। देखिए जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना होगी, ये हरिऔध जी की रचना होगी। इसे आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को। बाकी साकेत मैंने आपको बता दी थी, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। और जो रामचंद्रिका है ये किसकी रचना होगी, तो रामचंद्रिका हो जाएगी केशवदास की रचना। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के अंतर्गत मानते हैं,
तो रामचंद्र शुक्ल केशवदास को भक्ति काल के अंतर्गत मानते हैं। वास्तव में ये भक्ति काल से संबंध नहीं रखते हैं, ये रीतिकाल से ही संबंध रखते हैं केशवदास। अगला प्रश्न देखिए 48, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो कवि प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे केशवदास। बाकी विकल्पों की ओर हम जाते हैं। देव, पद्माकर और घनानंद और ये केशव, ये चारों ही रीतिकाल से संबंध रखने वाले कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है 49, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जो उद्धव शतक है ये हो जाएगी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। अगला प्रश्न है 50, शिवराज भूषण के रचयिता का नाम बताइए। तो जो रचना है शिवराज भूषण, इसके रचनाकार हो जाएंगे भूषण। भूषण से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो रीतिकाल था इस समय अत्यधिक रचनाएं श्रृंगार के तौर पर ही की जाती थी। बहुत कम विद्वान थे जो प्रकृति के ऊपर रचना करते थे या वीर रस के ऊपर रचना करते थे। तो जो वीर रस पर रचना करने वाले विद्वान रहे हैं तो ये मुख्यतः भूषण रहे हैं। इन्होंने देखिए छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के ऊपर ही रचना की है। तो जितनी भी रचना की है ये वीर रस से संपूर्ण रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हमें मिलती है रीतिकाल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 51, महाकवि भूषण की रचना बताइएगा। तो देखिए अभी बताया था मैंने छत्रसाल के आश्रय में रहकर रचना करते थे भूषण। तो जो छत्रसाल दशक है ये इनकी ही रचना मानी जाएगी। अगला जो प्रश्न है 52, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो संपूर्ण रीतिकाल था यहाँ पर सिर्फ ब्रज भाषा को ही मुख्य भाषा के तौर पर यूज किया जाता था। अगला प्रश्न है 53, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि जो रीतिकाल के वे इकलौते कवि हैं भूषण जिन्होंने वीर रस में रचना की है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना इसे। जो बिहारी सतसई है किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो रीतिकाल रहा है ये मुख्यतः ब्रजभाषा का काल रहा है। यहाँ पर ब्रजभाषा को ही मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो जो बिहारी सतसई है यह भी ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। अगर ये पूछा जाए बिहारी सतसई किसकी रचना है तो बिहारी सतसई बिहारी की ही रचना मानी जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे HPGK के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, अब आगे आने की भी इनकी संभावना है। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि वे कौन सा जिला है जहाँ से सतलुज नदी नहीं बहती है। तो विकल्प देता हूँ, किन्नौर, शिमला, बिलासपुर या सिरमौर। तो इन 4 जिलों में कौन सा जिला होगा जहाँ से सतलुज नहीं बहती है। तो देखिए जो सिरमौर जिला है यहाँ से सतलुज नदी नहीं बहती। बाकी किन्नौर, शिमला और बिलासपुर इन तीनों जिलों से ही सतलुज नदी बहती है। अगला प्रश्न है, फाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जो फाग मेला है ये हिमाचल प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन पत्नी सहित चंबा कब आया था। तो जो लॉर्ड कर्जन है ये पत्नी सहित चंबा आया था 1 सितंबर 1900 को। ठीक है, 1 सितंबर 1900 को यह शिमला आया था। चौथा प्रश्न है, साहिल बर्मन ने कब ब्रह्मपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। तो साहिल बर्मन ने ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा बनाई थी और कब बनाई थी, 920 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई। तो जो चंबा में चित्रकला शैली विकसित हुई थी वह शौली शैली। अगला प्रश्न देखिए 6, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना हुई थी। क्या प्रश्न है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 2002 में। सातवां प्रश्न है, किन्नौर में चांदी के भंडार कहाँ मिलते हैं। तो जो किन्नौर में चांदी के भंडार मिलते हैं चरा गांव में। जो चरा नामक गांव है यहाँ पर आपको चांदी के भंडार मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 8, चौंटा वैली कहाँ पर है। तो जो चौंटा वैली है ये आपके बिलासपुर में होगी, ध्यान रखना है, चौंटा वैली बिलासपुर में है।
एक है चौंतड़ा वैली। अगर आपसे ये पूछा जाए चौंतड़ा वैली ये कहाँ पर होगी, तो ये मंडी में है, पर जो चौंटा वैली है ये बिलासपुर में है। 9वां प्रश्न देखिए, जो वर्तमान कांगड़ा है इसकी स्थापना कब की गई थी या कब इसे बनाया गया था वर्तमान कांगड़ा को, तो ये बनाया गया था 1972 को। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जो सोरंग झील है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों कितने सुंदर और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाता हूँ। तो जितने भी प्रश्न आपको लाता हूँ आपको इनको नोट करना है। आप एचपी की कोई भी परीक्षा लीजिए, वहाँ पर आपको एचपी के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और ये भी बता देता हूँ, मैं एचपी के प्रश्नों को अंत में इसलिए लाता हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं हिमाचल से बाहर के जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उन्हें एचपी के उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि वो हिमाचल से बाहर की स्टडी कर रहे हैं या हिमाचल की बाहर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो एचपी की प्रश्नों को मैं इसलिए अंत में लाता हूँ। जिन्होंने एचपी नहीं पढ़ना है तो वो पहले साहित्य की वीडियो देखते रहिए, ग्रामर की वीडियो देखते रहिए। अंत में जो हिमाचल के ही स्टूडेंट्स हैं जो एचपी की LT TET एचपी